नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी शिक्षण में हमें क्या क्या अध्ययन करना है उसके बारे में पाठ्यक्रम हमने जान लिया है। तो आज पाठ्यक्रम के इकाई प्रथम में जो पहला टॉपिक हमारा है भाषा, आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अन्य लोगों को भी जोड़िए जिनका हिंदी शिक्षण है, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हिंदी शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, उसके बाद अंग्रेजी शिक्षण यह पढ़ा करके आपकी टेट के लिए क्लासेस उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम हिंदी शिक्षण का पहला टॉपिक भाषा। चैनल में पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे हम भाषा यानी कि लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज जो है यानी कि जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के भाष नामक धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भाष से। याद कर लीजिएगा, ये हम भाषा का अर्थ की बात कर रहे हैं। तो जो भाषा है यह संस्कृत के भाष नामक धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना, यह भाष नामक धातु का अर्थ होता है संस्कृत से। इसी भाषा से यह भाषा बनी हुई है। अब हम बात करेंगे भाषा के अर्थ को समझने के बाद भाषा की परिभाषा की। तो भाषा की परिभाषा हम दो मत के अनुसार देखते हैं, यानी कि दो दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं। पहला दृष्टिकोण है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार और दूसरा है पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण के अनुसार। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार का मतलब है कि जो भारतीय विद्वानों ने परिभाषा दी है भाषा की, उसके अनुसार हम देखेंगे। और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार का मतलब यह है कि जो विदेशी लेखक हैं उन्होंने क्या भाषा परिभाषा दी है, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, यानी भारतीय मतानुसार। देखिए सबसे पहली परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी पढ़ रहा है और कामता प्रसाद गुरु को नहीं जानता है, समझे हिंदी का उसने ह भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कामता प्रसाद गुरु कौन थे, ठीक है। उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, कामता प्रसाद गुरु कौन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दिया है कि भाषा वह विचार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। यानी कि जो मानव है वह भाषा के द्वारा अपने जो विचार हैं दूसरे से भली भांति अच्छी तरह से क्या करता है, प्रकट करता है, उसे सामने रखता है तथा दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। यानी भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है और दूसरे व्यक्ति के विचारों को अपने अंदर समाहित करता है, उसको समझता है। यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। आगे देखेंगे दूसरी परिभाषा हम महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? देखिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि भाषा वह व्यापार है जिसे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा वह व्यापार है जिसे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा को हम किसके द्वारा प्रकट करते हैं? वर्णों के द्वारा प्रकट करते हैं, उसके बाद शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा को हम किसके द्वारा प्रकट करते हैं? शब्दों के द्वारा और वर्णों के द्वारा। यह बात किसने कही? यह बात महर्षि पतंजलि ने कही, ठीक है। अब हम परिभाषा देखेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार या पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। देखिए क्रांच के शब्दों में क्रांच ने परिभाषा दी है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। ये परिभाषा आप तीनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्रांच के शब्दों में है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यानी जो भाषा है यह अभिव्यक्ति की दृष्टि से, यानी कि अपने भाव को प्रकट करने की दृष्टि से उच्चारित यानी मुंह से निकली हुई एवं सीमित ध्वनियों का, और कुछ ऐसी ध्वनियाँ जिनका कि एक सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उनका क्या है? संगठन है, उनका मिला जुला रूप ही भाषा कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमें कहना है भाषा ही, मान लीजिए हमें ध्वनि निकालनी है तो हमें कुछ निश्चित ध्वनियों का उच्चारण करना होगा, ठीक है। अगर हम उन निश्चित ध्वनियों का सही ढंग से उच्चारण नहीं करेंगे तो भाषा क्या हो जाएगी? साभा हो जाएगी, ठीक। तो कुछ दूसरा हम पढ़ने लगेंगे, कहने का अर्थ यही है। तो यही इन्होंने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है, ठीक है। चीज़ें समझ आई होंगी। तो यह बात हो गई भाषा का अर्थ और भाषा की परिभाषा। अब हम बात करेंगे भाषा के रूप की। तो देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है। पहला रूप हमारा है स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे भाषा के रूप की।
देखिए हिंदी शिक्षण बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा कुछ आपको समझना है बस, और बाकी तो आप शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं भाषा के रूप की। तो देखिए भाषा के दो रूप हैं। भाषा के रूप, ये भाषा के रूप जो हैं ये कितने हैं? यह भाषा के रूप दो हैं। परीक्षा में इसलिए कहते हैं कि हमेशा डायग्राम बना के लिखिएगा, फ़ायदा होगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने डायग्राम बना के लिखा हुआ है उनको निश्चित अंक ज़्यादा मिलेंगे। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। मौखिक रूप और लिखित रूप, यानी भाषा को हम दो रूपों में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो मौखिक रूप होता है यह क्या होता है कि यह व्यक्त विचारों द्वारा होता है। यानी भाषा का जो मौखिक रूप है, यानी हम मुंह से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह भाषा किस में आती है? वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। यानी कि मौखिक रूप से जो व्यक्त विचार होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। मौखिक रूप से जो व्यक्त विचार होते हैं यह प्रायः क्या होते हैं? प्रायः अस्थायी होते हैं। जबकि लिखित भाषा का जो रूप होता है यह हमेशा अस्थायी होता है। लेकिन हम लिखित भाषा से पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले मौखिक भाषा ही हमारे समाज में व्याप्त थी। वैदिक काल में जब लिखित भाषा का उपयोग नहीं हो रहा था, जब लिख नहीं पा रहे थे, तो हम ज्ञान को कैसे प्रसारित करते थे, कैसे ज्ञान का हस्तांतरण होता था? मौखिक द्वारा। गुरु के समीप बैठ के शिष्य उनके प्रवचनों को, उनके उपदेशों को ग्रहण करते थे। वे जो वेद के मंत्र हैं उनको कंठस्थ करते थे मुंह से और याद करते थे। तो ये कैसे होता था? मौखिक रूप से पहले अध्ययन अध्यापन होता था। उसके बाद क्या हुआ कि भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखने के लिए समाज ने अपनी अपनी भाषाओं के लिए ध्वनि संबंधी एक निश्चित संकेत का निर्माण किया। ठीक है, जिसे हम आज के ज़माने में क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो क्योंकि मौखिक रूप से हर चीज़ याद रखना बहुत ही कठिन था, इसलिए समाज ने क्या किया कि भिन्न भिन्न ध्वनि के लिए भिन्न भिन्न निश्चित संकेत निर्मित किए, जिसे हम लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो यही है लिखित भाषा और यही है मौखिक भाषा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को? यह जो होता है अस्थायी होता है, क्योंकि आज ही हम आपको कुछ दूसरा चीज़ कह दिए। ठीक है, और कल हम क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, आपको सुनने गलती हुआ होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि भाषा जो होती है वह कई भागों में बटी होती है। ऐसा नहीं कि भाषा जो है यह एक समग्र रूप है या एक ही है। भाषा भी कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। देखिए भाषा जो होती है हमारी, यह कई विभाषाओं से मिलकर बनी होती है। भाषा का निर्माण कई सारे विभाषा को मिलकर बन के होता है, और जो विभाषा का निर्माण होता है यह कई सारी बोलियों को मिला करके विभाषा का निर्माण होता है। यानी कई सारी बोलियां जो हैं मिलकर विभाषा बनाती हैं। विभाषा कई सारी मिल करके एक भाषा का निर्माण करती हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो अगर हम बोली की बात करें तो जैसे कि ब्रज जो क्षेत्र है, ठीक है, जो कन्हैया का क्षेत्र है, उधर ब्रज बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी बोली बोली जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अयोध्या की तरफ अवधी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद भोजपुरी बोली जाती है, आप जानते ही हैं, बिहार की तरफ में। तो इस तरह से कई सारी बोलियां हैं। ठीक है, इन सभी बोलियों को मिला करके एक विभाषा का निर्माण होता है। विभाषा मतलब कि पश्चिमी हिंदी, यानी इनको बोलने के लिए एक अगर विभाषा हम शुद्ध रूप से देखें तो इन सभी को बोलने के लिए पश्चिमी हिंदी, जिसको कि हम कहते हैं खड़ी बोली। ठीक है, क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी, या ऐसे हम यहाँ पे खड़ी बोली भी कह लेते हैं, खड़ी बोली। तो इन सभी की प्रतिनिधित्व कौन सी भाषा करती है? पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। ठीक है, अब खड़ी बोली जो है यह हो गई विभाषा हमारी। अब इस खड़ी बोली से एक भाषा बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी। क्या बोलते हैं? इसे हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आएगा आप सभी को कि कई सारी बोलियों को मिला करके एक विभाषा बनती है। ठीक है, उसके बाद कई सारी विभाषाओं को मिला करके एक भाषा का निर्माण होता है, जैसे कि हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, समझ में आ लगा? अब देखिए हम बात करेंगे कि बोली को भी भाषा कहते हैं। बोली को भी हम भाषा कहते हैं। अगर हम ध्यान दें, अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से न देखें
कि भाषा के कितने प्रकार हैं, उनके भी कितने प्रकार हैं। तो ऐसे तो हम सामान्य अर्थों में बोली को भी भाषा कह देते हैं कि जो हमारी बोली है वही भाषा है। जैसे हम बुंदेलखंड में कहते हैं कि बुंदेलखंड जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो सामान्य अर्थों में तो हम बोली को भी भाषा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विभाषा को भी हम भाषा कह सकते हैं। जैसे रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई थी, जो कि अवधी क्या है, अवधी हमारी विभाषा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं। आगे देखिए, भाषा तो भाषा है ही, यानी बोली को भी हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, विभाषा को भी हम भाषा कहते हैं, और भाषा को तो भाषा कहते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें, क्योंकि हम हिंदी शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं उच्च स्तर पे, तो यह जो भाषा है यह कई सारी विभाषाओं को मिलकर बनती है, और विभाषा जो है कई सारी बोलियों को मिलकर बनती है, ठीक है। यह बात हो गई आपके भाषा का अर्थ, परिभाषा, भाषा के रूप और भाषा के जो आंतरिक रूप से बंटवारा है उसकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा की विशेषताएं क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकृति की बात करेंगे सबसे पहले नेचर की, उसके बाद हम विशेषताओं की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले देखिए, पहले है प्रकृति में है कि भाषा व विचार में अटूट संबंध होता है। अब ये समझ लीजिए तो हेडिंग भी है, अगर परीक्षा में अगर लॉन्ग में आएगा तो हेडिंग बना के सबको लिखिएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो बस ये बिंदुओं को लिख दीजिएगा, ठीक है, हेडिंग के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात है, भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जिस प्रकार के आपका विचार होगा उस प्रकार की आपकी भाषा होगी। अगर आपका विचार किसी के प्रति बहुत ही अच्छा है तो आप वहाँ पे बहुत ही सम्माननीय भाषा का प्रयोग करेंगे, उस व्यक्ति को आप करके संबोधन करेंगे, आदरणीय करके संबोधन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपके विचार क्या है, किसी के व्यक्ति बहुत ही उत्तेजना से परिपूर्ण है, यानी कि गुस्से वाले हैं, ठीक है, आप उसे नफरत करते हैं, तो आप वहाँ पे आपकी जगह तुम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहा ही गया है कि जैसा आपके अंदर का विचार होगा, भाव होंगे, उसी प्रकार की आपके मुंह से वाणी निकलेगी, ठीक है। तो वही बात है, वाणी का संबंध यहाँ पे भाषा से है। तो भाषा व विचार में अटूट संबंध होता है, जिस प्रकार का विचार होगा उस प्रकार की आपकी भाषा होगी। आगे देखिए, भाषा प्रतीकों का समूह है। जैसा कि उसे जानते हैं कि भाषा प्रतीकों का समूह है, यानी कि हर शब्द के लिए एक निश्चित प्रतीक निश्चित किया गया है। जैसे अगर हमें कहना है कि कमल, तो कमल अगर हमें कहना है तो क के लिए एक निश्चित प्रतीक बनाया गया है, म के लिए एक निश्चित प्रतीक बनाया गया है, ल के लिए एक निश्चित प्रतीक बनाया गया है, ठीक है। अब इन तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि भाषा एक निश्चित प्रतीकों का क्या है, समूह है, ठीक। आगे है, भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। यानी जो भाषा होती है यह लिपिक संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। भाषा लिखित रूप कब धारण करती है, जब इसके लिपि के संकेतों को, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि में जो भी संकेत बनाया गया है क के लिए, जब हम बनाते हैं, म के लिए जो संकेत है उसको बनाते हैं, ल के लिए जो संकेत है उसको बनाते हैं, तब जाकर के जो कमल होता है हमारे मुंह से उच्चरित होता है मौखिक रूप में, यह लिखित रूप तब जाके क्या करता है, लिखित रूप धारण कर लेता है। आगे देखिए, भाषा परिवर्तनशील है। जैसा कि जानते हैं कि भाषा निरंतर बदलती रहती है, जिस प्रकार का समाज होता है उस प्रकार की भाषा होती है, ठीक है। इसीलिए भाषा क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। पहले क्या था, पहले संस्कृत भाषा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश के बाद पाली आई, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी भाषाएं आई। इन सब के बाद, ठीक है, अपभ्रंश भी है। उसके बाद आज देख रहे हैं हम अपने समाज में कि हिंदी भाषा चल रही है। तो जिस प्रकार का समाज होता है, जिस समय मांग होती है, जो भाषा बोली जाती है वही भाषा विद्यमान उस समय होती है। तो आज पहले संस्कृत था और आज क्या है, हिंदी बोली जा रही है। तो बदला कि नहीं बदला, बदलाव जरूर हुआ है भाषा में। आगे देखिए, भाषा का मूल रूप सदैव सुरक्षित होता है। यह बात बिल्कुल ही सही है। भाषा का जो मूल रूप है वह समाज कितना ही बदल जाए, भाषा कितना ही बदल जाए, लेकिन उसका जो मूल रूप है वह सुरक्षित होता है, ठीक है। जैसे हम ही हैं, मान लीजिए अभी ऐसे दिख रहे हैं,
ठीक है, और बाद में मोटे हो गए या और पतले हो गए, तो जो चेहरा होगा मूल हमारा वह तो जस का तस ही रहेगा। वो अलग की बात है कि कहीं हो सकता है उतार चढ़ाव, कहीं शरीर पे प्रभाव पड़े, ठीक है, लेकिन जो मूल रूप हमारा है, जैसे हम दिखते थे, अगर हम गोरे दिखते हैं तो गोरे ही रहेंगे, काले दिखते हैं तो काले ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा चेहरा ही बदल जाएगा शरीर में अगर परिवर्तन होगा तो, ठीक है। अगर हम मोटे हो गए या पतले हो गए तो परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह जो हमारा भाषा होता है उसका जो मूल रूप है सर्व सुरक्षित होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कि संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, तो संस्कृत नहीं हिंदी के, तो आप तत्सम और तद्भव शब्द को देख सकते हैं। जैसे कि दुग्ध है, क्या है, दुग्ध, यह क्या है, यह आपका संस्कृत का शब्द है, और यह दूध इस समय बोला जा रहा है, ठीक है। दूध दूध से कितना समान है, समान है कि नहीं है, एकदम समान है। यानी कि ये दूध जो है अब इस समय परिवर्तित रूप है किसका, संस्कृत के दूध का, लेकिन आज भी इसका मूल रूप क्या है, दुग्ध ही है। ऐसा नहीं कि दूध की जगह पे पानी हो गया या इस दूध की जगह अब पानी लिखा जा रहा है, नहीं ना। अब जो दूध है ये अभी भी क्या है, दुग्ध है, ठीक है। अग्नि है तो आग है, ऐसा नहीं कि अब अग्नि का हो गया अब पानी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसका जो मूल रूप होता है वह हमेशा सुरक्षित होता है, हमेशा विद्यमान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता भाषा के मूल रूप में। यह भाषा के हो गए नेचर की बात, भाषा की प्रकृति की बात। हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि विशेषताओं की। देखिए भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सम्मुख लिखित हैं, यह भी हेडिंग है, अगर लॉन्ग में आएगा तो हेडिंग बना के लिखिए और उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें अपने से समाहित करिए। अगर नहीं आता है तो बस आप यही लिख करके छोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहला है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति का मतलब यह है कि भाषा एक वंशानुक्रम की चीज़ नहीं है कि जैसा कि आपके पिताजी अगर अंग्रेजी बोलते थे तो आप भी अंग्रेजी बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि भाषा अर्जित संपत्ति है, यह निरंतर अभ्यास से आती है। तो यह भी कह सकते हैं कि भाषा एक निरंतर अभ्यास की चीज़ है, यानी कि जितना अभ्यास हम जिस भाषा करेंगे वह भाषा में उतनी ही आएगी, ठीक है। इसीलिए भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। आगे है भाषा वातावरणीय होती है। भाषा वातावरणीय का मतलब है जिस वातावरण में रहते हैं उस प्रकार की भाषा को हम सीख जाते हैं। अगर एक छोटा बच्चा है, भारत में पैदा हुआ है और उसे आप अमेरिका भेज देंगे तो जब उधर से आएगा वह, तो वह क्या होगा, अंग्रेजी वातावरण में रह के आए तो अंग्रेजी में बात करेगा आपसे, भले वो भारत में पैदा हुआ है तो कैसे, भले शुरुआत के 2-3 वर्ष भारत में रहा है तो कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाषा वातावरणीय होती है, जिस हिसाब का वातावरण होता है उस हिसाब की वहाँ की भाषा होती है। आगे देखिए भाषा कठिनता से सरलता क्यों चलती है। कठिनता से सरलता का मतलब यह है कि भाषा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ज़्यादा न करते हुए सरल शब्दों का प्रयोग करती है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जिसमें ज़्यादा कम समय जाए। जैसे कि टेलीविज़न, टेलीविज़न कहने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, टेलीविज़न, ठीक है। अब टेलीविज़न को ये जो भाषा हमारी है इसने शार्ट कर क्या कर दिया, टीवी कर दिया, ठीक है, इसे टीवी कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश से कहने में समय लगेगा, सबसे अच्छा इसने क्या कर दिया, यूपी कर दिया। तो यह क्या है, यह शॉर्ट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज़ कह रहा है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। जितना समय आप लाएँ उत्तर प्रदेश कहने में, जितनी कठिन हो सकता है कोई न बोल पाता हो सकता है किसी के जो बोलने में समस्या हो, वाक समस्या जिसे कहते हैं, ठीक है, या बोलने तुतलाता हो, तो उत्तर प्रदेश अगर नहीं कर सकता तो यूपी तो कर सकता है, ठीक है। टेलीविज़न नहीं कर सकता तो टीवी तो कर सकता है, यही चीज़ है। आगे भाषा एक कौशल है। आप सभी जानते हैं कि भाषा एक क्या है, कौशल है, क्योंकि कहा गया है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव, यानी कि आप बात से हाथी पा सकते हैं और बात से हाथी के पैर के नीचे भी आ सकते हैं। तो इसीलिए भाषा एक कौशल है। आपके पास अगर भाषा का कौशल है तो आप हर जगह हर मंच पे सफल हो सकते हैं। आपको अगर शिक्षक बनना है तो आपके पास अगर अच्छे शब्दों का भंडार है, आपकी भाषा अच्छी है, तो आप निश्चित ही सम्मान के प्राप्त होंगे, बधाई के प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर आपकी भाषा सही नहीं है, क्लिष्ट है, ठीक है, देशपूर्ण है, तो आप यह जान लीजिए कि कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भाषा को अपने हमेशा उपयुक्त जगह पर उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए और भाषा साफ सुथरी और सभ्यता से परिपूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि भाषा एक क्या है, कौशल है। यानी कि भाषण तो सभी लोग देते हैं, लेकिन देखते हैं कि मोदी जी का भाषा कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि भाषा में क्या है, एक कौशल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो जब कचे तालियां गूंज उठती हैं, लेकिन आप हम कहेंगे तो नहीं उठेगी, ठीक है। तो यही है कि भाषा एक कौशल है। भाषा का प्रयोग जिस तरह आप करेंगे, जिस जगह पे, उस समय परिस्थिति के अनुसार, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो यही आपका आज था भाषा का अर्थ, भाषा का परिभाषा
उसके बाद भाषा के रूप हमने पढ़ा, इसके बाद भाषा की प्रकृति आपने पढ़ा, उसके बाद भाषा की विशेषता आपने पढ़ा, और उसी में भाषा किन तत्वों के मिलने से बनी है, यानी कि जैसे भाषा विभाषा से मिलकर बनी है, विभाषा बोली से मिलकर बनी है। तो भाषा के जो कई सारे अंग हैं और उनके भी कई सारे जो अंग हैं इनको भी आपने आज अध्ययन किया। अगली क्लास में हम बात करेंगे भाषा के जो भी संबंधित महत्व है, भाषा का महत्व हो सकता हो गया, और उसके बाद भाषा के विभिन्न रूप है, यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं, जैसे कि मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, लोक भाषा है। इन सब का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम लाइव होकर के रविवार को आप सभी के समक्ष लाइव आएंगे। समय आपको बता दिया जाएगा, कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट करके आप निश्चित समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूं। और कुछ लोग बात कर रहे थे कि सर आप अपना फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, तो मैं उनको पर्सनली दे दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। हालांकि यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमें सहयोग करें ही, लेकिन कुछ लोग बहुत मर्जी थी, उनके कमेंट भी आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ। यह फ़ोन पे नंबर है, आप यहाँ पे जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।